हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 01 की यूनिट नंबर 8 इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम ये जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए सामने आपको स्लाइड पे दिख जाएगा, हिंदी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हिंदी में PDF मिलेगी, तो देखो क्या करो आप लोग ना, जैसे मैं बोलती हूँ उसको सुनो और कोशिश करो कि ये जो सामने स्लाइड है आप इसको या तो खुद से ट्रांसलेट कर लो, वरना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसके खुद ना वन लाइनर नोट्स बना लो, ठीक है, जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे। इसके अलावा PYQ सीरीज हम लेकर आ ही रहे हैं, ठीक है। सो आसान भाषा में समझेंगे बिना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए, राइट। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साउथ एशियन रीजनल स्टेट सिस्टम, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में। अब देखते हैं कि साउथ एशियन रीजनल स्टेट सिस्टम है क्या, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो साउथ एशियन रीजनल स्टेट सिस्टम के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स, ठीक है। की फीचर्स की बात करें तो देखो ये जो भी कंट्रीज है, ऑल्दो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस रही हैं, राइट, यानी कि बात करें तो अगर मोनार्की की बात करें या डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, ऑटोनॉमी है, एरिस्टोक्रेसी है, मतलब हर देश की ना अपनी अपनी हिस्ट्री रही है। हर देश में जो सरकार है वो अलग तरीके से चलती है, तो हमें इन सभी देशों के अंदर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। साथ ही ये जितने भी देश हैं वो सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? जैसे कि पॉवर्टी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल टेंशन्स हैं। स्पेशली अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वहाँ तो आप जानते हो कितनी ज़्यादा जो टेंशन है वो ऐसी रहती है, राइट। टेंशन का पूरा माहौल रहता है, काफ़ी डिस्प्यूट्स, क्लैशेस, वॉर, ये सब होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ पे कुछ देश है वो आपस में कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज को शेयर करते हैं, जैसे कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशंस। जैसे आपको तमिल जो है वो श्रीलंका में भी देखने को मिलेंगे, राइट, इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, नेपाल में भी आपको हिंदू देखने को मिलेंगे, है ना। साथ ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर बात करें तो यहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन ट्रेडिशंस की बात करें तो पहले बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। बंटवारे से पहले की मैं बात कर रही हूँ। चलिए अगला है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और ये सभी देश हेविली डिपेंड है, या फिर आप कह सकते हो कि रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और रेमिटेंसेस के ऊपर, ठीक है। और जिससे कि ये जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये आगे बढ़ सके, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको नाम दिया गया सार्क, ठीक है। सार्क बनाई गई जिससे कि ये जो देश हैं ये आपस में मिलके ग्रोथ की तरफ बढ़े, ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म करें, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखते हुए यूनिटी बना के रखें, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए, कुल मिला के रिश्ते अच्छे करने के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं? एनवायरमेंटल इशू है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, ये भी बहुत सारे रीजन्स को यहाँ पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा बात करें अगर हम इंडिया की लोकेशन के बारे में, तो देखो अभी हमने जितने भी कंट्रीज के यहाँ पे बात करी है, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं हम, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें इन सभी देशों में से इंडिया के जोग्राफिकल साइज के बारे में, हमारी लोकेशन के बारे में, हमारी इकोनॉमी से लेकर डेमोक्रेसी से लेकर इंडस्ट्रियल बेस या फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ या फिर अब तो पॉपुलेशन के बारे में भी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो यहाँ पे एक पाइवटल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। चलो अगला है, अब शुरू करते हैं हम पढ़ना इंडिया और उनके नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशन, जो भी इंपॉर्टेंट है या फिर जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है डिस्कस द की इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं या वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि जो रिश्ते हैं वो खराब कर देते हैं, ठीक है।
पहला ये कह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1947 से पहले जब हम एक ही देश हुआ करते थे, ठीक है, तब जो भी चीज़ें थी, बट 1947 के बाद अंडर द ब्रिटिश रूल जब ये पार्टीशन हो जाता है, जब क्रिएशन होता है टू सेपरेट कंट्रीज का, इंडिया और पाकिस्तान, तब हमें देखने को मिलता है एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट और कम्युनल वायलेंस। ठीक है, लेकिन मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो बंटवारा नहीं है, ठीक है, पार्टीशन नहीं है। मेन जो पॉइंट्स हैं जो कि टेंशन का कारण बनते हैं वो है यहाँ पे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, और साथ ही जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वो। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग फॉट मल्टीपल वॉर्स बोथ नेशंस ओकेजनली एंगेज इन डिप्लोमेटिक टॉक एंड कल्चरल एक्सचेंज। यही कह रहे हैं कि देखो मल्टीपल वॉर्स हुई हैं दोनों देशों के बीच में, लेकिन इसके बाद भी जो दोनों नेशंस है वो ओकेजनली, यहाँ पे रेगुलरली नहीं है, कैजुअली नहीं है, यहाँ पे ओकेजनली, या फिर जो भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो भी मीटिंग्स और समिट्स ये सब होता है, तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक के लिए जो दोनों ही देश हैं वो आमने सामने आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल डिफरेंसेस और जो भी इशूज है इसकी वजह से ट्रेड भी बहुत हद तक लिमिटेड है। साथ ही एक चीज़ देखने वाली ये है, इतना सब होने के बाद भी दोनों नेशन अपने हिस्टोरिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज को आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अगला है डिस्कस द की इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ अकॉर्ड्स और एग्रीमेंट साइन हुए थे। ठीक है, पहला है नेहरू लियाकत पैक्ट 1950। ये जो पैक्ट था 1950 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पीएम थे उनके बीच में साइन हुआ था। ये साइन किया गया था जो माइनॉरिटी राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उस टाइम पे देखो इंडिया में माइनॉरिटी में मुस्लिम्स और पाकिस्तान में माइनॉरिटी में हिंदू थे। ठीक है, तो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा जो फोर्सफुल कन्वर्जन था उसको रोकने के लिए, साथ ही माइनॉरिटी कमीशन को बनाने के लिए जो पैक्ट था ये साइन किया गया था। अगला है ताशकेंत एग्रीमेंट 1966 जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी मिलिट्री के जो डिक्टेटर थे वहाँ पे, ठीक है, अयूब खान, उनके बीच में साइन हुआ था। उज्बेकिस्तान जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन का हिस्सा था, ठीक है, इनके बीच में साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था? 1965 की जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए, और जो टेरिटरीज वॉर के टाइम पे इधर और उधर गई थी उनको रिगेन करने के लिए ये जो ताशकंद एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको साइन करते ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस थी रही है। ठीक है, अगला है शिमला एग्रीमेंट 1972। अगेन 1971 की वॉर के बाद वापस से शांति स्थापित करने के लिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें ये होता है कि वॉर नहीं, देखो इंडिया वॉर को सपोर्ट नहीं करता, इंडिया हमेशा पीस को सपोर्ट करता है। तो हमारा यही रहता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर वो हमारा पाकिस्तान का इशू हो, हमारा हमेशा यही रहता है कि नेगोशिएशन या फिर डिप्लोमेसी है ना, या बातचीत करके इन सब से मतलब जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए। वॉर को इंडिया कभी भी सपोर्ट नहीं करता, राइट, हम नेगोशिएशन की तरफ लेते हैं। अगला है इंडस वाटर ट्रीटी 1960, रिवर वाटर डिस्प्यूट। यहाँ पर क्या होता है, जो 3 रिवर्स हैं, 3 ईस्टर्न रिवर्स, उनका कंट्रोल दिया जाता है पाकिस्तान को, और 3 वेस्टर्न रिवर्स का जो कंट्रोल है वो रहता है भारत के पास। अब वो कौन सी रिवर्स हैं? देखो 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो इंडिया के पास रहती हैं वो है रवि, ब्यास और सतलज, और 3 जो ईस्टर्न नदी हैं जो कि पाकिस्तान को मिली वो है इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, अगला है लाहौर डिक्लेरेशन 1999, जिसमें जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये अकॉर्ड साइन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अकॉर्ड्स और एग्रीमेंट्स थे। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है और एक जो है वो आखिरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला है नो फर्स्ट यूज। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया कभी भी वॉर का सपोर्ट नहीं करता और हम कभी पहले हमला नहीं करते, हम सिर्फ जवाब देते हैं, राइट। इंडिया कमिट्स टू नॉट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, यूजिंग देम ओनली इन रिटेलिएशन इफ अटैक्ड बाय न्यूक्लियर वेपन। ठीक है,
दूसरा है CMD यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि इंडिया कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता कि आप मैसिव स्टॉक पाइल यानी कि आप बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बना के रख लो। भाई देखो, हम सपोर्ट करते हैं मिनिमल लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर आर्सेनल को, भले ही हमारे पास 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन वो इफेक्टिव होने चाहिए और कम से कम होने चाहिए। ठीक है, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि आप दुनिया भर के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बना के रख लो। अगला है सिविलियन कंट्रोल। तो भारत के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका कंट्रोल जो हमारे PM है और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो उनके हाथ में रहता है। ठीक है, वो देखते हैं, जो कि सेफ हाथों में है। अगला है नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि NPT। देखो, इंडिया NPT का सिग्नेटरी नहीं था, हमने इसको साइन नहीं किया था क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेटेड था। ठीक है, लेकिन इंडिया इसको सपोर्ट करता है क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो स्प्रेड हो या फिर वॉर जैसी सिचुएशन कहीं भी दुनिया में बने, क्योंकि हमेशा हम पीस को प्रमोट करते हैं ना कि वॉर को। अगला है न्यूक्लियर सिक्योरिटी, यानी कि हमारे भारत में जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि हम कभी पहले वॉर नहीं करते, है ना, कभी वॉर स्टार्ट नहीं करते, ऐसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियर एसेट है वो भी हमारे सिक्योर्ड है और सही हाथों में है, रॉन्ग हाथों में आज तक तो गए नहीं है, उम्मीद है कि जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी भी भारत में है। आखिरी है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि इंडिया जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको यूज करता है पीसफुल पर्पस के लिए। क्या है वो पीसफुल पर्पस? वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए कि हम कभी भी पहले यूज़ नहीं करते, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत मैसिव स्टॉक पाइल्स में रखना है इसको भी सपोर्ट नहीं करते, है ना, और हम NPT को सपोर्ट करते हैं, साथ ही हम न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अगला है राइट अ नोट ऑन इंडो नेपालीज रिलेशन। ठीक है, आपको ये स्किप नहीं करना है क्योंकि मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये भी आपको पूछा गया है लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, चलो पहला है ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल टाइज। देखो, ये कह रहे हैं इंडिया और नेपाल ना लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं और काफ़ी डीप कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस कनेक्शंस दोनों देशों के आपस में हैं। चाहे हम कस्टम्स की बात कर लें, लैंग्वेज की बात कर लें, या फिर जो बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं वो भी ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जो कुछ वेडिंग रिचुअल्स होते हैं ना इंडिया में, वो हमें कुछ कुछ नेपाल में भी देखने को मिलते हैं, है ना, पहाड़ी साइड के जो होते हैं। इसके अलावा है ओपन बॉर्डर, यानी कि अगर आपको इंडिया से नेपाल में जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, जो कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है यहाँ पे पीपल टू पीपल टाइज को। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि इंडिया एक मेजर इन्वेस्टर है और ट्रेडिंग पार्टनर है इन नेपाल। साथ ही हम नेपाल के अंदर हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन सभी एरियाज के अंदर नेपाल को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी इकोनॉमिकली कॉपरेट करते हैं। अगला है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यानी कि दोनों ही कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं, इंडिया और नेपाल मिलकर जो नेपाल का जो रिच वाटर रिसोर्सेज है उनकी हेल्प से और इंडिया की कैपेबिलिटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे दोनों ही देशों की जो एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, दोनों देशों को बेनिफिट हो सके। अगला है सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए और स्टेबिलिटी, स्थिरता मेंटेन करने के लिए दोनों देश आपस में सिक्योरिटी को लेके भी काम करते हैं। इसके अलावा डिजास्टर असिस्टेंस की बात करें तो जब भी ज़रूरत पड़ती है इंडिया हमेशा नेपाल को क्विक सपोर्ट पहुंचाता है, भले वो 2015 का अर्थक्वेक क्यों ना हो। ठीक है, इसके अलावा है रीजनल स्टेबिलिटी। Strong relations are crucial for regional stability in South Asia and both countries generally aim to maintain positive ties। यानी कि दोनों ही देश आपस में मिलजुल के हर क्षेत्र में हमने देखा है हर एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, जिससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो भी बन रही है और बनी रहेगी और काफ़ी पॉजिटिव टाइज हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगला है व्हाट आर द इरिटेंट्स इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे छोटे छोटे इशूज़ पढ़ेंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कर देते हैं। राइट, पहला है बॉर्डर इश्यूज़। जैसे कि हम जानते हैं
कि इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इलीगल क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑफन हमें जो क्लैशेज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो देखने को मिलती रहती हैं, भले वो मछुआरों की आए दिन लड़ाई हो या फिर जो इलीगल रिफ्यूजीज होती हैं उनकी, चाहे तो फिर स्मगलिंग क्यों ना हो। अगला है वाटर शेयरिंग। तो जो तीस्ता रिवर है, जो तीस्ता वाटर है उसको तीस्ता रिवर है उसके वाटर को लेके, उसकी वाटर शेयरिंग को लेके भी यहाँ पे जो एक तरीके से डिस्प्यूट है वो चलता आ रहा है। ठीक है, अगला है इलीगल माइग्रेशन। भले हम वो रोहिंग्या की बात करें तो इंडिया काफ़ी कंसर्न रहता है इस चीज़ को लेके कि बांग्लादेश से पता है क्या होता है, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, लोग बॉर्डर क्रॉस करके बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑल्दो हमारी बीएसएफ वहाँ पे हमेशा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाती है और ये जो भी चीज़ें होती हैं इनको सॉर्ट कर लेती है। ठीक है, अगला है ट्रेड इम्बैलेंस। बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, जिसके से ट्रेड में ना इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, अगर इक्वल आपका जो ट्रेड है वो रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो क्या होता है, ट्रेड बैलेंस रहता है, राइट। बट यहाँ पे वो इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फ्रिक्शन बनता है दोनों ही देशों के बीच में। अगला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा जो बीएसएफ है, वो वहाँ पे हमेशा तैनात रहती है, जिससे कि जो भी ये भले ही स्मगलिंग हो या फिर टेररिज्म हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो या हमारी सिक्योरिटी को देखना हो, ये सारी चीज़ें जो है देखती है। इसके अलावा चाइनाज इन्फ्लुएंस, यानी कि बांग्लादेश के जो ग्रोइंग इकोनॉमी है या फिर जो भी बांग्लादेश के चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न का टॉपिक है। ठीक है, अगला है टेररिज्म एंड मिलिटेंसी। तो इंडिया इज कंसर्न अबाउट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन बांग्लादेश दैट कुड स्पिल ओवर अक्रॉस द बॉर्डर, ऑल्दो बोथ कंट्रीज वर्क टुगेदर टू एड्रेस दिस। ये कह रहे कि बांग्लादेश के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडिया कहीं ना कहीं चिंतित रहता है इस चीज़ को लेके कि वो कहीं फैल ना जाए, राइट, कहीं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए। इसलिए जो दोनों देश हैं वो आपस में मिलकर ऑल्दो इसके ऊपर काम कर रहे हैं इसको सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इशूज़ थे जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बोलते हैं ना, खामा की जो लड़ाई है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो, इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोस अच्छी लगती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स कर सकते हो। इसके अलावा हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीजनेबल है, आप उसको ज्वाइन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अगला है डिस्कस इंडिया श्रीलंका relations with special reference to the people of Tamil origin in the island republic। यहाँ पे हम मोस्टली IPKF के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे जो चीज़ें हुई उनके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं इंडिया और श्रीलंका दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि एक बहुत पतला सा जो आप नैरो स्ट्रेच ऑफ सी आपको देखने को मिलता है, पाक स्ट्रेट, वहाँ से जो दोनों नेशंस हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज सेपरेट होती हैं, जिसकी वजह से ये जो क्लोजनेस है इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी और कल्चरल टाइज है ना वो हमारे अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं मतलब। ठीक है, द टू कंट्रीज शेयर अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कनेक्शन, स्पेशली इन साउथ इंडिया एंड नॉर्थन श्रीलंका वेयर तमिल कम्युनिटीज आर प्रेजेंट। देखो, इंडिया के साउथ में हमें मेजरली तमिल सीखने को मिलते हैं, है ना, और श्रीलंका के नॉर्थ में भी हमें तमिल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो वहाँ पे अच्छे बनाने की कोशिश रहती है। इसके अलावा इंडिया इज वन ऑफ श्रीलंका's largest trading partner and investor, supporting sectors like infrastructure, energy and tourism. They have a free trade agreement to encourage economic cooperation. India one of the श्रीलंका's लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया इन्वेस्टर भी है और पार्टनर भी है। साथ ही श्रीलंका के अंदर एनर्जी हो, टूरिज्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी सेक्टर्स के अंदर इंडिया सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को, श्रीलंका के डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, और सपोर्ट कर रहे हैं। अगला है, देखो, तमिल एथनिक ग्रुप जो होता है श्रीलंका में, ये मैं आपको थोड़ा ऐसे ही शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या हुआ था कि जो लिट्टे था, है ना, लिट्टे जो था उसकी श्रीलंका जो गवर्नमेंट थी वहाँ से लड़ाई थी, ठीक है, राइट्स को लेके। तो क्या होता है कि ऑल्दो इंडिया कभी भी किसी भी देश के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन हमने पुरानी वीडियोस में देखा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक मिलियो। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है ना, तो हमारे देश के अंदर की चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी उसमें मिलाया जाता है। अब जैसा अभी हमने देखा था, आप इसको कनेक्ट करके देखो, इंडिया के साउथ में तमिल्स हैं, ठीक है,
और श्रीलंका के नॉर्थ में भी तमिल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, और इंडिया इसको बखूबी निभाता भी है कि वहाँ पे जो तमिल्स हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है हम उनकी हेल्प करें, है ना। और क्योंकि हम पीस को प्रमोट करते हैं तो इसीलिए उस टाइम पे जो राजीव गांधी सरकार थी उन्होंने IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे श्रीलंका भेजा, जिससे कि जो लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई है वो ख़त्म हो सके। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, IPKF को ही फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म, जिसकी वजह से हमें उसको वापस बुलाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब क्या होता है, since the civil war ended in 2009, India has urged Sri Lanka to address the political rights and needs of the Tamil population. India supports Sri Lanka's efforts to provide autonomy and equal rights for Tamil. इंडिया जब सिविल वॉर ख़त्म हो जाता है 2009 में, तब श्रीलंकन गवर्नमेंट से बोलता है कि भाई तमिल पॉपुलेशन को उनके राइट्स दिए जाए, उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाए। और हम सिर्फ बोलते ही नहीं है, इसके आगे क्या होता है, India has been actively involved in reconstruction efforts in the Tamil majority areas, helping rebuild homes, schools and hospitals to support the region's recovery. जो भी यहाँ पे रिकवरी के लिए चीज़ें करनी होती हैं, स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, लोगों के घर वापस से बनाना हो, जो भी एड उनको प्रोवाइड करानी हो, रिकंस्ट्रक्शन कराना हो, इंडिया उन सभी में अपना योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है, या फिर कह सकते हो इंडिया एक्टिवली उन सब में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। The Tamil issue in Sri Lanka is significant in India's Tamil Nadu state, where political leaders and the public closely monitor Sri Lanka's treatment of Tamils. This often influences India's foreign policy towards Sri Lanka. हमारे देश में तमिलनाडु स्टेट है जिसके जो पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक थे वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ट्रीट कर रही थी तमिल्स को। तो वहाँ पे इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इंगेज किया, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ थी या रिकन्स्ट्रक्शन का काम था उस सभी के अंदर, ठीक है। चलो अगला है, आई गेस ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सार्क एंड कमेंट ऑन इट्स प्रोस्पेक्ट। पहला है मेंबर्स। सार्क के अंदर 8 साउथ एशियन कंट्रीज आते हैं। कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। पर्पस क्या था सार्क को बनाने का? 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? इसको बनाया गया था रीजनल कोऑपरेशन के लिए, जिससे कि जो 8 देश हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, आपस में मिलें और एक दूसरे की हेल्प करें शांति स्थापित करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, राइट। थर्ड है की एरियाज ऑफ फोकस। वो कौन से एरियाज थे जहाँ पे सार्क फोकस करता था? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को ख़त्म करना था, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना था, एनवायरनमेंट, हाँ बहुत बड़ा चैलेंज यही है, साइंस एंड टेक में इम्प्रूवमेंट करना हो, या फिर जो भी लाइफ की जो भी बोल सकते हो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना, उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो सार्क है वो बनाया गया था। इन सभी एरियाज पे वो फोकस कर रहा था, है ना। 8 देश आपस में मिलजुले और आगे बढ़े। अगला है फ्री ट्रेड एरिया। सार्क का देखो ये कह रहे हैं द सार्क फ्री ट्रेड एरिया यानी कि साफ्ता इनिशिएट किया गया है जिससे कि जो ट्रेड है उसको बूस्ट किया जा सके। यानी कि ये जो 8 कंट्रीज थी, मेंबर कंट्रीज थी सार्क के अंदर, इनमें जो भी आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें जो टैरिफ्स हैं उनको रिड्यूस किया गया, जिससे कि जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सके और बहुत ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। अगेन रीजनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगला है एनुअल समिट, यानी कि जो भी हेड ऑफ स्टेट्स थे वो एनुअली मिलते थे, ठीक है, इसलिए एनुअल समिट रखा गया जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती थी और जो भी इनिशिएटिव्स लेने होते थे उन सबको डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से ना इसकी फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा सही हो नहीं पाई। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल रहता है हमेशा, उसकी वजह से भी इस पर काफ़ी असर पड़ा। और लास्ट है सेक्रेटेरिएट, यानी कि इसका हेड कहाँ है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है और साथ ही जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ से किया जाता है। प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो पहला है सार्क कैन इम्प्रूव ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेनिफिटिंग ऑल मेंबर ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की गई है ट्रेड को और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, जिससे कि सभी मेंबर कंट्रीज को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। दूसरा, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टिकुलरली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ डिस्टर्ब कॉपरेशन लिमिटिंग सार्क इफेक्टिवनेस। जैसे कि हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई थी
और या जो भी आप कहते हो लड़ाई भी नहीं, जो भी डिफरेंसेस थे उसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस है वो भी यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड रही। इसके अलावा सार्क कुड इम्प्रूव हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन बाय कोलैबोरेटिंग ऑन दी शेयर्ड गोल्स। ये जो भी हमने देखा हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन सब पे मिलके और इन सबको पॉवर्टी को ख़त्म करने और अच्छी हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ाने का काम जो है वो सार्क के प्रोस्पेक्ट्स में था। अब ये क्या है बच्चों, देखो ये है जो भी सार्क के समिट्स हुए, कब हुए, कहाँ हुए, उनके मोटिव क्या थे। ये आपको सारे याद नहीं करने हैं, बस कुछ याद करने हैं। जो मैं बता रही हूँ आप उनको नोट कर लेना। आपको फर्स्ट समिट याद करना है जो कि 1985 में ढाका में हुआ था। क्यों हुआ था? स्टैब्लिश रीजनल कोऑपरेशन एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि जो भी एम था सार्क का यहाँ पे वो डिस्कस किया गया। ठीक है, फर्स्ट वाले के बाद आपको कौन सा याद करना है? फर्स्ट के बाद आपको 8th समिट याद करना है जो कि 1995 में न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसके अंदर फोकस किया गया था पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और सोशल डेवलपमेंट को फॉस्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको 12वां समिट याद करना है 2004 इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो हुआ था, क्योंकि यहाँ पे साफ्ता लॉन्च किया गया था। साफ्ता क्या है अभी हमने पढ़ा था, ट्रेड को बढ़ाने के लिए साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको अगेन 14th समिट 2007 न्यू दिल्ली याद करना है जहाँ पे एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई। उसके बाद आखिरी 18वां समिट 2014 काठमांडू किस लिए हुआ था? इम्प्रूव करने के लिए कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या मोटिव था, आखिरी कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या मोटिव था, और इंडिया के अंदर जो 2 बार हुआ है उनका क्या मोटिव था और कौन से ईयर में वो हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने पूरी देखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।